हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इंडियन पॉलिटी सीरीज से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इस टॉपिक में से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 165 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया स्टडी कर चुके हैं, तो उसी जैसा उसके ही जैसे इनके भी फंक्शन है, तो आपको काफी सिमिलरिटीज इसमें दिखाई देगी। टू अचीव योर ड्रीम, see the world as you want it to be, not as it may appear to be. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID. This is my Facebook page. This is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देख लेते हैं आज का जो टॉपिक है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 165, उससे यूपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Discuss the powers, functions, rights and limitations of Advocate General of State. You have to answer this and not more than 250 words. आप मेरा लेक्चर देखने के बाद इसका आंसर आप लिख सकेंगे। आइए देख लेते हैं आज के इस टॉपिक से हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करना है। हम कवर करेंगे अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एंड ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ये बहुत बड़ा कोई चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर बहुत छोटा सा एक चैप्टर है और इसमें इतने ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इतना ही आपके बुक्स में होते हैं और यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। जो फर्स्ट टॉपिक है उसके शुरुआत करने से पहले एज यूजुअल हम सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके बुक में चैप्टर नंबर 53 दिया हुआ है जिसका नाम है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, उसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बता चुका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 165 जिसमें दिया है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होंगे इंडिया में। उसके साथ साथ वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट के, हर स्टेट में एक एक होते हैं एडवोकेट जनरल, जैसे कि मध्य प्रदेश में एक, गुजरात में एक, महाराष्ट्र में एक। तो इस तरह से जिस तरह से पूरे इंडिया के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं उसी तरह से हर स्टेट के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ डज करस्पॉन्ड टू एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। उसी तरह के ऑफिसर है। ओके, जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अपॉइंटमेंट एंड टर्म, ये देख लेते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो एडवोकेट जनरल है इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो जितने भी स्टेट के ऑफिशियल्स है वो आपको पता है गवर्नर द्वारा ही उनको अपॉइंट किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट करते हैं उनके गवर्नर, उसके साथ साथ उनके पास क्वालिफिकेशन होने चाहिए जो क्वालिफिकेशन हाईकोर्ट के जज बनने के लिए लगते हैं। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, उन्होंने जुडिशियल ऑफिस एटलीस्ट 10 साल के लिए होल्ड करना चाहिए, कोई भी जुडिशियल ऑफिस है ना, तो कोई भी यानी कोर्ट में वो किसी भी पोस्ट पे रहे तो चलेगा, उसके साथ साथ 10 साल के लिए, उसके साथ साथ वो एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के 10 साल तक के लिए। ये दो में से कोई भी क्वालिफिकेशन उनके पास रहा और वो सिटीजन ऑफ इंडिया रहे तो वो बन सकते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है बाय गवर्नर। यही सेम क्वालिफिकेशन जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए भी लगते हैं। उसके बाद हम उनका टर्म ऑफ ऑफिस देख लेते हैं। तो टर्म ऑफ ऑफिस में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एडवोकेट जनरल का जो टर्म होगा ऑफिस का वो फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। जिस तरह से एडवोकेट अटॉर्नी जनरल का था उसी तरह एडवोकेट जनरल का भी है। एडवोकेट जनरल का फिक्स नहीं किया गया है और आपको ये भी बता दूं जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा भी नहीं है कि प्रोसीजर और ग्राउंड्स क्या है कि उनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। रिमूव किस तरह से किया जा सकता है ये भी नहीं पता और हमें ये भी नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि उनका टर्म कितना रहेगा। वो तब तक जब तक गवर्नर चाहते हैं तब तक वो अपने ऑफिस में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। दिस मींस ही मे बी रिमूव्ड बाय गवर्नर एट एनी टाइम, है ना। तो गवर्नर उनको कभी भी निकाल सकते हैं या फिर वो अगर चाहे तो अपना रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं। उनको अपना रेजिग्नेशन देना है तो किसके पास देना होगा? गवर्नर के पास। और ये भी बात है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जिस तरह से एटॉर्नी जनरल का था उसी तरह से एडवोकेट जनरल का भी होता है। जैसे अटॉर्नी जनरल जो थे वो गवर्नमेंट अगर रिजाइन कर देते तो उनको भी रिजाइन करना होता है, तो वो कर ही देते हैं। जरूरी नहीं है करना ही है बट कर ही देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट अपना ही लॉयर लाएगी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसी तरह स्टेट में भी कोई गवर्नमेंट चुन के आई है वो अपना, क्योंकि इनका काम क्या है एडवोकेट जनरल का, तो गवर्नमेंट की केसेस हैंडल करना। हर स्टेट में एक एक गवर्नमेंट होती है, तो वो गवर्नमेंट जो है वो जब चेंज हो जाती है तो वो अपना ही एडवोकेट रखेगी, है ना। तो एडवोकेट जनरल खुद का ही रखेगी ताकि गवर्नमेंट के केसेस वही चला सके जो इनका इनका इंसान है। इस तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब रिजाइन कर देते हैं या फिर उनको जब रिप्लेसमेंट हो जाता है, कोई और गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो भी रिजाइन कर ही देते हैं, ऐसा माना जाता है।
उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो नई गवर्नमेंट आएँगी उनके एडवाइस पे फिर नए अपॉइंट किए जाते हैं। तो गवर्नर को एडवाइस करती है जो गवर्नमेंट होती है नई वो, उनके एडवाइस पे ही गवर्नर अपॉइंट करते हैं। उसके बाद अगर उनके रिम्यूनरेशन की बात करें, उनके सैलरीज़ एंड ऑल ये सब चीज़ों की अगर बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फिक्स नहीं लिखा है कि उनकी सैलरी कितनी होगी। सो उनको कितनी सैलरीज़ मिलती है, कितना उनका रिम्यूनरेशन होता है, क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या ये सब उनको चीज़ें मिलती है, तो ये सब डिसाइड किया जाता है बाय गवर्नर। गवर्नर पहले डिसाइड कर देते हैं जब उनको अपॉइंट किया जाता है तब और उतनी चीज़ें उनको दी जाती है। इस तरह से एडवोकेट जनरल जो है ये इनके टर्म और इनका हम कह सकते हैं रिम्यूनरेशन या फिर इनका क्वालिफिकेशन ये सब होता है। अब हम इनकी ड्यूटीज एंड फंक्शंस देख लेते हैं क्या है जो कि हमारा अगला टॉपिक है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के स्टेट में, जैसे कि सेंट्रल के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उसी तरह से स्टेट के लिए जो होते हैं वो होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। इनकी ड्यूटीज जो भी है वो यहाँ दी हुई जैसी है वैसी, और वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से मिलती जुलती ही है पूरी की पूरी। सिर्फ यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर होंगे, स्टेट सेंट्रल की जगह स्टेट होगा। अब देख लेते हैं, टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, है ना। तो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको एडवाइस करना हर लीगल मैटर पे जो भी गवर्नर ने कहे है वो, यानी फॉर एग्जांपल कोई केस चल रही है स्टेट गवर्नमेंट की तो उस पे एडवाइस करना कि क्या करना चाहिए उस स्टेट के गवर्नमेंट को। उसके साथ साथ टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर, है ना, जो जो लीगल कैरेक्टर की यानी जो लॉ से जुड़ी हुई जितनी भी ड्यूटीज है वो उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, जो उन्हें किसने दी है, जो उन्हें गवर्नर ने दी है। ये एक और चीज आपको याद रखनी है। और थर्ड उनकी ये ड्यूटी है टू डिस्चार्ज द फंक्शंस, है ना। तो वो उनको पूरे काम करना होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए है या लिखे जाएंगे, या फिर कोई भी लॉ बनता है और लॉ ये कहता है कि ये काम एडवोकेट जनरल ही कर सकते हैं तो उनको वो काम करने पड़ेंगे। इस तरह से उनकी ड्यूटीज और फंक्शंस बनती है जो हमारे एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट के उनकी। उसके बाद मैं आपको आखिरी और एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज़, है ना, जब भी वो ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कोई भी कोर्ट में अपीयर होने का उनको पावर होता है उस राज्य में, किसी भी कोर्ट में वो अपीयर हो सकते हैं। ये उनको और रहना ही पड़ेगा, अपीयर होना ही पड़ेगा केस में, कोई भी गवर्नमेंट की केस है तो उनको अपीयर होना ही पड़ेगा। उसके साथ-साथ उनके पास ये राइट है कि वो बोल सकते हैं, उसके साथ-साथ जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही है दोनों हाउसेस की या एक हाउस की, या फिर किसी देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में किसी-किसी जगह पे एक हाउस है, किसी-किसी जगह पे 2 हाउस है, कहीं-कहीं पे विधानसभा और विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे कहा जाता है। तो कहीं-कहीं पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर जिसको विधानसभा कहा जाता है वो है। जितने भी हाउस है वो किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं, उसके प्रोसीडिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें वो बोल सकते हैं, बट वो वोट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये एक और चीज़ है। तो यही है कि विदाउट राइट टू वोट, उनके पास राइट टू वोट नहीं है, या फिर वो किसी कमिटी में भी बोल सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर की कमिटी जो भी बैठी हुई है। ये सब चीज़ें होती है। ये हमें पता है, ये हमने सेम चीज़ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में भी देखी थी। और आपको ये भी बता दूं, एंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस। तो उनको कौन सी फैसिलिटीज और उनको कौन कौन से एक्स्ट्रा के राइट्स है, तो प्रिविलेजेस कौन कौन से, उनको इम्यूनिटीज कौन कौन सी है, तो जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को होते हैं, है ना। तो जो भी एमएलए या एमएलसीज होते हैं उनको जो जो पावर होते हैं ना, वही पावर यहाँ पे जो हमारे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं उनको भी दिए हुए हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये सब फैक्ट्स है जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड बनते हैं। आखिरी में हम कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं और आज का टॉपिक खत्म करते हैं। आर्टिकल नंबर 165 जो है ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उसमें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट दिए हुए। आर्टिकल 177 जो है वो राइट ऑफ एडवोकेट जनरल है ना। तो राइट ऑफ एडवोकेट जनरल जो भी है वो यहाँ पे दिए 177 में, और ये सब हमने अभी जो देखे। और जो पावर्स और प्रिविलेजेस है, इम्यूनिटीज जो है, जैसे कि जो एमएलए या एमएलसी जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, जो उनके जितनी इनको पावर्स या प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज होती है, तो ये चीज़ें 194 में दी हुई है। तो ये आपको याद रखना है। तो पावर पूरी की पूरी नहीं होती है लेजिस्लेचर मेंबर्स के तरह, क्योंकि एक उनको राइट या एक पावर ज़्यादा है मेंबर्स को, वो ये है कि वो वोट कर सकते हैं, बट ये वोट नहीं कर सकते। ये एक चीज़ें हैं, बट ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, सबसे बड़े जितने भी लॉयर्स है उसमें सबसे बड़े लॉयर माने जाते हैं जो गवर्नमेंट के, वो है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आज के इस टॉपिक के साथ, जो कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज खत्म हो चुकी है। हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने अभी स्टडी कर ली है। आगे हम नीति आयोग के साथ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में। आप अभी ये जो मेंस का मैंने क्वेश्चन दिया था ये आप अभी लिख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं,
आप रिवीजन करते रहिएगा रेगुलरली और आंसर राइटिंग भी करते रहिएगा, एमसीक्यूज सॉल्व करते रहिएगा। एमसीक्यूज के आप मुझे सेंड करते रहिए, मैं एक वीडियो बनाऊँगा। मुझे एक्चुअली थोड़ा टाइम कम मिल रहा है एमसीक्यूज का वीडियो बनाने में, बट मैं वो बनाऊँगा, जल्द ही बनाऊँगा, अभी कुछ 1-2 दिन में ही। तो एमसीक्यूज आप पोस्ट कर दीजिए मुझे, मैं उनका वीडियो बना दूँगा। सो अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ मैं और भी आपके सामने ला सकूँ। अगर आप और अपडेट चाहते हैं तो फॉलो करें, लाइक करें मेरे पेजेस को फेसबुक पे, श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन को। इफ़ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विथ मी या फिर मेरे बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बड़े द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। shreyasbade@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। इसी तरह हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।